हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास केमिस्ट्री के प्रश्न बैंक का चैप्टर 14 हल करेंगे। तो सारे चैप्टर्स के मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वन वर्ड्स क्वेश्चन के आंसर मैंने आप लोगों को इससे पहले के वीडियो में करा दिए हैं। यदि अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, वहाँ से जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव और वन वर्ड वाले आंसर्स आप याद कर सकते हैं। तो मैं आज के वीडियो में जैव अणु चैप्टर से 3 अंक वाले क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवाने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले चैप्टर्स के वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आवश्यक एवं अनावश्यक अमीनो अम्ल से क्या समझते हो, प्रत्येक के 2 उदाहरण दीजिए। तो पहला हम देखते हैं आवश्यक अमीनो अम्ल। तो ऐसे अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण हमारे शरीर में नहीं होता है बल्कि भोजन के रूप में इन्हें बाहर से लिया जाता है, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। हमारे शरीर में संश्लेषण नहीं होगा, बाहर से लिया जाएगा, जैसे कि आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टीडीन और वैलिन। इसके बाद देता है अनावश्यक अमीनो अम्ल। अनावश्यक अमीनो अम्ल का संश्लेषण हमारे शरीर में होगा, मतलब हमारे शरीर के अंदर बनेंगे, इन्हें भोजन के रूप में बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, आर्जिनिन आदि। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छापन क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए, या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से क्या समझते। तो आपने अंगूठे का जो फिंगरप्रिंट है और अपने फ्रेंड के अंगूठे का निशान देखिएगा, दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब हर एक व्यक्ति के अंगूठे का निशान अलग अलग होता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए अणु में क्षारकों का क्रम भी अलग अलग या विशिष्ट होता है। इसकी जानकारी प्राप्त करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। इसकी विशेषताएं क्या होती है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम फॉरेंसिक प्रयोगशाला में प्रयोग कर अपराधियों की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद किसी व्यक्ति की पैतृकता का निर्धारण करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जा सकता है, और इसके बाद दुर्घटना में मृतक के शरीर की पहचान करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जा सकता है। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक गुण लिखो। तो न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं फॉस्फोडाइएस्टर युक्त बहुलक होते हैं। क्या होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर युक्त बहुलक होते हैं। अतः ये जल अपघटन करने पर अपने अवयवी यौगिकों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो जैसे कि हम बात करें न्यूक्लिक अम्ल में, पहले न्यूक्लिक अम्ल डीएनए की, तो इसका जल अपघटन करेंगे तो ये न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, जिसका जल अपघटन करेंगे तो फॉस्फोरिक अम्ल न्यूक्लियोसाइड बनाएगा। फिर न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करेंगे तो शर्करा बनेगी 2 डीऑक्सीराइबोज शर्करा। प्यूरिन क्षारक में टूटेगा जो कि होंगी एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडीन क्षारक में टूटेगा जो कि होगा साइटोसिन और थाइमिन। इसी तरह से यदि हम देखें न्यूक्लिक अम्ल आरएनए को, तो आरएनए का जल अपघटन करने पर न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स का जल अपघटन करने पर फॉस्फोरिक अम्ल और न्यूक्लियोसाइड बनेगा, न्यूक्लियोसाइड का जल अपघटन करने पर शर्करा राइबोज बनेगी, प्यूरिन क्षारक एडेनिन और गुआनिन बनेंगे, पिरिमिडीन क्षारक साइटोसिन और यूरेसिल बनेगा। और डीएनए में थाइमीन बन रहा था और इसमें यूरेसिल बन रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। है प्रोटीन का वर्गीकरण करते हुए जैविक महत्व पर प्रकाश डालिए। तो प्रोटीन का वर्गीकरण अनेक आधार पर किया गया है। पहला आधार है आणविक संरचना के आधार पर। आणविक संरचना के आधार पर प्रोटीन 2 प्रकार के होते हैं, रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन। तो रेशेदार प्रोटीन क्या होता है, इनके जो अणु होते हैं वो लंबे धागे के रूप में होते हैं जो एक दूसरे के बगल में इस तरह से स्थित होते हैं, जैसे कि मायोसिन और कैरेटिन हो गया। और गोलाकार प्रोटीन क्या होते हैं, गोलाकार प्रोटीन के अणु जो होते हैं वो गोल होते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन और फाइब्रोनेजिन। जो रेशेदार प्रोटीन होती हैं ये जल में नहीं घुलते हैं, जबकि गोलाकार प्रोटीन जो होती हैं जल, अम्ल, क्षार, लवण के विलयन में घुल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कार्यों के आधार पर प्रोटीन के प्रकार। तो कार्यों के आधार पर प्रोटीन 6 प्रकार की होती है। पहला है संरचनात्मक प्रोटीन, मतलब जो शरीर की संरचना बनाने में भाग लेगी, जैसे कि कार्टिलेज। इसके बाद संकुचनशील प्रोटीन जो शरीर की गति के लिए उत्तरदायी होगी, जैसे कि मायोसिन। इसके बाद है एंजाइम जैसे कि पेप्सिन, फिर हार्मोन जैसे कि इंसुलिन, फिर प्रतिरक्षी प्रोटीन जैसे गामा ग्लोबुलिन, और रक्त प्रोटीन जैसे कि फाइब्रोनोजिन। इसके बाद हम देखते हैं भौतिक गुणों के आधार पर। भौतिक गुणों के आधार पर प्रोटीन 3 प्रकार की होती है, साधारण प्रोटीन जैसे एल्बुमिन, संयुग्मित प्रोटीन जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, और व्युत्पन्न प्रोटीन जैसे कि पेप्टोन। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन का जैविक महत्व। तो प्रोटीन का पहला जैविक महत्व है हीमोग्लोबिन के रूप में प्रोटीन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने का कार्य करता है। इसके बाद है थायरोग्लोबिन ग्लाइकोप्रोटीन, थायराइड ग्रंथि से संश्लेषित होता है और थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में
भाग लेता है। इसके बाद रुधिर प्रोटीन में थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजिन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है। तो सबसे पहले प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है हम ये देख लेते हैं। तो जब भी प्रोटीन को गर्म किया जाता है या अम्ल, सांद्र, लवण, विलयन या भारी धातुओं के साथ क्रिया किया जाता है तो प्रोटीन स्कंदित हो जाते हैं, मतलब नीचे की ओर बैठ जाते हैं विलयन में। इस अभिक्रिया को प्रोटीन का विकृतीकरण कहते हैं। अब देखते हैं प्रोटीन के विकृतीकरण से होता क्या है। तो पहला जो परिणाम होता है वो प्रोटीन के विकृतीकरण से प्रोटीन जो होते हैं वो आविलेय हो जाते हैं। इसके बाद अगला परिणाम क्या होता है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन द्वितीयक और तृतीयक संरचना में परिवर्तन आ जाता है। इसके बाद अगला जो परिणाम होता है विकृतीकरण का, इसमें प्रोटीन जो है उसमें मौलिक परिवर्तन आ जाता है और ये अपनी जैविक सक्रियता को खो देते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखना है। तो डीएनए और आरएनए में चूंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए मैंने 3 अंतर लिखे हैं, आप इससे अधिक अंतर भी लिख सकते हैं। तो पहला अंतर मैं वितरण या शरीर में इनकी जहाँ पाए जाते हैं उसके आधार पर लिख रही हूँ। तो पहला अंतर है, डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक के मतलब कोशिका के केंद्रक में होती है। इसके बाद जो आरएनए होता है वो केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में ही विद्यमान होता है। इसके बाद इसका बाह्य रूप मतलब देखने में कैसे होते हैं ये, तो डीएनए में 2 अणु परस्पर कुंडलित होते हैं, मतलब डबल हेलिक्स होते हैं। इसके डीएनए में डबल हेलिक्स होते हैं, जबकि आरएनए में केवल एक ही सूत्र होता है। इसके बाद अगला है रासायनिक संगठन शर्करा। इसमें डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा होती है। इसके बाद है नाइट्रोजिनस बेस। डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन होता है, जबकि आरएनए में नाइट्रोजिनस बेस एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल होता है। ध्यान रखिएगा, डीएनए में थाइमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। तो ये थे हमारे चैप्टर 14 के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। आने वाले चैप्टर्स के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।